वंदे मातरम। अब हम इसके पहले हमने देखा था इन्वायरमेंट क्या है। अब हम देखेंगे उसका इतिहास क्या है, उसकी शुरुआत क्यों हुई। क्योंकि अगर आप देखें तो विकास के दौर में अर्थात जो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई तो यूरोप से, आप जानते हैं कि यूरोप से हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर अमेरिका में उसका प्रचलन शुरू हुआ, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है। वहाँ से यूरोप से कैपिटलिस्ट जो पूंजीवाद है धारणा है वो कहाँ पे घुसा, वो अमेरिका में घुसा। क्योंकि जो रूस है वहाँ पे तो साम्यवाद है ना, कम्युनलिज्म। तो वहाँ दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। वो फेडरल आर्ट्स पे भरोसा करता है कम्युनलिज्म, और ये जो है वो पूंजीपतियों पर ज़्यादा भरोसा करता है या ज़्यादा ध्यान देता है। अब इसी दौर में अगर आप देखें तो अगर हम इसको और आगे मतलब एक स्टेप और एक्सटेंड करें तो पहले ये माना जाता था, जैसे मान लीजिए क्लासिकल है तो क्लासिकल 1777 है, ठीक है। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो क्लासिकल से शुरुआत होती है, प्रतिष्ठित विचारधारा से उसकी शुरुआत होती है जब एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन आती है 1776 में। उसके बाद जो उसकी आलोचना के फलस्वरूप अर्थात अर्थात उसकी आलोचना हुई मार्शल जी ने द्वारा किया गया न्यू क्लासिकल। उसके बाद आया था नव प्रतिष्ठित 17 के लगभग अर्थात 19वीं सदी के लगभग। अब इसमें अगर देखें हैं 19वीं सदी के उत्तरार्ध में न्यू क्लासिकल आया। तो ये जो सारी चीजें थी, जैसे मान लीजिए कि क्लासिकल और न्यू क्लासिकल ये पर्यावरण पे कोई ये सहायक मानते थे। जैसे मान लीजिए क्लासिकल विचारधारा में अगर आप देखेंगे तो एक नाम आता है वो है रिकार्डो। तो रिकार्डो क्या बोलते थे, अगर आपने देखा होगा रेंट थ्योरी अर्थात लगान का सिद्धांत। उन्होंने भूमि को 4 वर्गों में बांटा है और कहा है कि जो भूमि ज़्यादा जैविक होगी, देखिए यहाँ पे जैविक और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हम दोनों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इकोलॉजी आया उसके बाद इन्वायरमेंट आया, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना होंगे, आप दोनों एक ही साथ हैं, क्योंकि जो इकोलॉजी है वो क्या है, इन्वायरमेंट का, ये जो इन्वायरमेंट है वो इकोलॉजी का एक भाग है, ठीक है। और इकोलॉजी का अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का अगर मानव पर प्रभाव देखा जाता है तो उसी को हम इन्वायरमेंट साइंस बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसको अगर इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट को इकोनॉमिक्स के रूप में अगर आप देखेंगे उसी को इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। बहुत ही ईजी है, अभी इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। अब इसको हम इतिहास के रूप में देखेंगे तो एडम तो ये क्या मानते थे रिकार्डो की 4 प्रकार की भूमि और जिसमें ज़्यादा जैविक होगी, जितना ज़्यादा भूमि जैविक होगी वो उतना ही सहायक होगी, उससे ज़्यादा उत्पादन होगा। तो उन्होंने सहायक तो माना था लेकिन इतना जोर नहीं दिया। बाद में न्यू क्लासिकल विचारधारा आई और न्यू क्लासिकल विचारधारा ये कहती है कि इन्वायरमेंट क्या है, सब्स्टिट्यूट। इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट है वो क्या है, सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापित हो सकता है किसके द्वारा, नॉलेज के द्वारा, तकनीक के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें हवा लेना है, बहुत बढ़िया हवा लेना है और हवा की क्वालिटी खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे, एसी लगा लेंगे और मजे करेंगे उसमें। ये प्रकार से ये मानते हैं न्यू क्लासिकल। तो उन्होंने कहा कि जो इन्वायरमेंट है वो सहायक है अर्थात आर्थिक विकास के लिए सहायक है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट है अर्थात उतना इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। अर्थात प्रॉब्लम जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इन्वायरमेंट को सबसे बढ़िया अगर आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया उसको इन्वायरमेंटल साइंस को डिफाइन किया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को डिफाइन किया वो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में। इसमें 2-3 नाम आते हैं, इसकी चर्चा हम जब इकोलॉजिकल थॉट देखेंगे तो उसमें हम करेंगे। अब इस प्रकार से 1715 के दौर में 1715 के दौर में भी 17 अगर आप देखेंगे तो अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 17 अगर आप देखेंगे तो 1916 में पर्यावरण इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स आता है और वो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के बारे में बहुत बढ़िया से डिफाइन करता है। जो थर्मोडाइनमिक्स के 2 सिद्धांत हैं, लॉ ऑफ एंट्रोपी और इसके अलावा एक और है, इसके बारे में हम अभी जब देखेंगे थॉट्स देखेंगे न्यू क्लासिकल का, इकोलॉजिकल का, तब जाके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से अवेयरनेस शुरू होती है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम इसको मिटाएंगे, क्योंकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। काफ़ी हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, अधिकतर हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ। क्योंकि हमने प्रतिष्ठित इकोनॉमिक्स से क्यों शुरू किया, क्योंकि अगर आप मॉडर्न इकोनॉमी देखेंगे तो वहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है और वहीं से अगर हम वहाँ से समझाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि जब यूरोप में सारी चीज़ें विकास की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा हुई, ह्यूमन इकोनॉमी का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है यूरोप में, इसीलिए पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा वहीं पे हुआ है।
और बाद में जैसे ही, क्योंकि आप अगर आप जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इट इज़ अ लग्जेरियस गुड, लग्जेरियस गुड, यह क्या है, एक विलासितापूर्ण वस्तु है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक मिडिल क्लास का आदमी हो जिसके पास, या गरीब आदमी हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि या गरीब देश हो जैसे साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पे आप इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ के लोग की जो बेहद समस्या है, बहुत ही बेसिक मूलभूत समस्या है, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी रोटी कपड़ा वो कहीं से भी आए वो इसकी फिक्र करेंगे, लेकिन उन्हें सबसे उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें रोटी और कपड़ा की आवश्यकता होगी। लेकिन जैसे उनकी जो मूलभूत इच्छाएं पूर्ति होती हैं और सारी चीज़ें धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाती हैं जैसे यूरोप में, तो उस स्थिति में वो क्या करेंगे, अच्छी हवा, अच्छी पानी, अच्छी सारी चीज़ें डिस्टिल्ड, सारा चीज़ें प्योर चाहेंगे, ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। सो दैट इज जो ये अवेयरनेस है वो कहाँ पे होता है, डेवलपमेंट कंट्रीज में होता है। और इसीलिए हम मानेंगे कि लग्जरियस गुड क्या है, इन्वायरमेंट तो क्या है, लग्जरियस गुड है। अब अगर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, मूलभूत इच्छाओं की पूर्ति होती गई यूरोप में, तभी से, चूंकि हमने बताया है कि सबसे पहले जो इन्वायरमेंट की मांग है वो कहाँ पे उठी थी, यूरोप में। तो क्यों उठी थी, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन इकोनॉमी का विकास हुआ, वैसे वैसे वहाँ पे क्या हुई, पॉल्यूशन बढ़ता गया, ठीक है, पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ा, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, वैसे वैसे वेस्ट निकलेगा, जो उसका वेस्ट निकलेगा उसी से क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा जब यूरोप में हुआ तो वहाँ पे इसकी समस्या भी सबसे ज़्यादा उत्पन्न हुई, और सबसे पहले भी उत्पन्न हुई। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो नियो क्लासिकल तो उस पर कोई मतलब नहीं रखता था, अर्थात तो उसका कोई वो नहीं था, रोल नहीं था, वो नहीं मानता था कि पर्यावरण भी कोई समस्या है, लेकिन या नेचर ही कोई समस्या है। लेकिन बाद में जब बहुत अधिक प्रॉब्लम बढ़ती गई, जो नहीं होना चाहिए वो भी होने लगा। जैसे 1915 के समय, 1915 या 1960 के जो काल है, उस समय क्या हुआ कि जो कई सारी समस्या बनी थी, खांसी ज़्यादा होने लगा, हैजा इत्यादि बहुत सारी समस्याएं जन्म होने लगी, डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। इसीलिए वहाँ पे क्या हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें। तो 1916 में क्या होता है, यूरोप में प्रोटेस्ट या आंदोलन शुरू होता है, वहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसीलिए 1916 के दशक को यूरोप में आंदोलनों का काल कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रही है। आंदोलनों का काल कहा जाता है, आंदोलनों का समय कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ से बहुत सारे आंदोलन शुरू है, लेकिन और बाद में जाके वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने एक क्या किया, कॉन्फ्रेंस किया, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1917 से क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया। ठीक है, और फिर 1972 में कॉन्वेंशन की शुरुआत। कॉन्वेंशन क्या होता है, कॉन्वेंशन हुआ होता है जब कोई भी, मतलब कि कोई भी देश या कोई भी संस्था अगर, या कोई भी देश या विश्व अगर किसी एक मुद्दे पे अगर आप बात करने आते हैं, ठीक है, एक मुद्दे पे सहमति है या बात करने आते हैं, तो उसी को हम कॉन्फ्रेंस कॉन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए 1917 जो सेंचुरी है उसको मतलब टाइम ऑफ कन्वेंशन या पीरियड ऑफ कन्वेंशन बोला जाता है। उसमें ग्लोबली कन्वेंशन हुआ था 1972 में, 1972 में ग्लोबली कन्वेंशन हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे 19 इस पे जब पर्यावरण पे विचार किया गया, ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे, बाद में पर्यावरण पे ध्यान दिया गया बहुत ज़्यादा। और फिर जिनेवा के लियो डे जेनेरियो में, जैसे आपने देखेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं लियो डे जेनेरियो, जिनेवा में है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हम कॉन्फ्रेंस हुआ, तो जब आंदोलन जैसे जैसे शुरू हुआ तो उसके बाद इसको कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, और जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शुरू हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अर्थात ये है कि इसके बारे में ग्लोबली डिस्कस किया गया, ग्लोबली डिस्कशन हुआ। जब ग्लोबली डिस्कस किया गया दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि एक और समस्या शुरू हुई, और जब इस पर डिस्कस किया गया तब जाके इसमें समझ में आया कि जो क्या जो भी समस्या आ रही है, जो भी पॉल्यूशन आ रहा है, वार्मिंग हो रही है, तो इसी को नाम दिया गया प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, गैसेस।
प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ये सारी चीज़ें जो ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो पोल्यूशन इत्यादि हो रहा है, जो हम लोगों को नुकसान कर रहा है, वो उसका कारण है जो ग्रीन हाउस गैसेस है, खास करके CO2 इत्यादि। ठीक है, अब इसके बाद एक और समस्या आई जिस पे डिस्कस किया गया, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अगर आप इकोसिस्टम बढ़िया रहेगा तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखा गया कि प्रॉब्लम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, हमने पहले वीडियो में बताया है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी की प्रॉब्लम शुरू होने लगी 1916 में भी, इसका फिर इसी पे इसको भी लेकर आंदोलन शुरू हुआ। सारी चीज़ें एक साथ हैं, तो इसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ। उसके फिर बाद 1992 में क्या हुआ, कन्वेंशन हुआ। 1992 में कन्वेंशन हुआ और 1992 में कन्वेंशन के फलस्वरूप 1997 में ये प्रोटोकॉल के रूप में चेंज हो गया। अर्थात कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन का अर्थ ये है कि जब सभी पार्टी एक साथ आते हैं बात करने किसी मुद्दे पे, दैट इज कन्वेंशन। और वही कन्वेंशन जब किसी नियम में बदल जाता है, किसी निर्णय में बदल जाती है जिसको सबको मानना है, दैट इज प्रोटोकॉल। ठीक है, उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जो 1997 में कन्वेंशन से 1992 का कन्वेंशन 1997 में प्रोटोकॉल में बदल गया। और फिर यहीं से पर्यावरण में एक और चीज़ आती है जो जिसे हम अगर आप देखें 1995 में शुरू हुआ कॉप COP। अगर आप देखें कॉप 3, कॉप जो 3 होता है वो 1997 में होता है। और जब 1997 में होता है ये जापान के क्योटो में होता है। क्योटो जहाँ पे अगर हम देखें, हमने इसके पहले बताया था कि 1992 में जो मुद्दा शुरू हुआ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, वो कहाँ पे जाके 1997 में अर्थात इसी क्योटो शहर में क्या हुआ कि प्रोटोकॉल के रूप में कन्वर्ट हुआ। और वर्तमान में अगर आप देखें तो नवंबर 2022 की बात है, कॉप कॉप 27 हुआ जो मिस्र में हुआ था, जिसमें भारत को भी पर्यावरण की जो समस्या है, जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है इत्यादि को कम करने को कहा गया। और उन्हें कहा गया कि यहाँ पे सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक यूज हो। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा है कि 1917 मतलब 2017 तक 2070 तक हम कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने उतना डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया है। दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, तो यही हमने बताया कॉप का इतिहास बता, हम पूरी इन्वायरमेंट का इतिहास तथा इकोलॉजी का इतिहास बताते बताते आपके पास आए हैं इस हद तक, तथा नवंबर 2022 तक जो कॉप का चलन सीधे सीधे आया और यहाँ तक नवंबर 2022 तक आया है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी हैं, जिसको हम धीरे धीरे आराम आराम से फिर इसको हम बताते चलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वंदे मातरम।